अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो हमारा लेक्चर है मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट का, इब्न खुल्दून के लेक्चर हमने अपलोड कर दिया था और आज हमारा लेक्चर जो है वो अल फ़ाराबी के हवाले से है। अल फ़ाराबी के बारे में भी बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में। पॉलिटिकल साइंस के थिंकर्स के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। तो अगर आपने इब्न खुल्दून के लेक्चर देखा नहीं है तो वो पिछला लेक्चर जो है इब्न खुल्दून का वो भी आप देख लें, उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है वो हमने पिछले लेक्चर्स में जो है वो दे दिया है। आप अगर उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को भी देख सकते हैं। तो चलें अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अल फ़ाराबी मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट में। अच्छा, जो इसका फुल नेम है वो था अबू नसर अल फ़ाराबी। और ये जो अल फ़ाराबी है ये सिर्फ मशरक़ी ममालिक में नहीं बल्कि मगरबी ममालिक में भी बड़े जाने पहचाने हैं, ठीक है। जैसे इब्न खुल्दून थे, इब्न खुल्दून ने क्या किया था, इब्न खुल्दून ने वेस्टर्न थॉट और ईस्टर्न थॉट इन दोनों के हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग एक अपना व्यू दिया था। उसने जो है देखिए जितने भी मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर्स हैं वो एक्चुअली ज़्यादातर जो है इस्लाम के रिलेटेड या मुस्लिम थॉट्स के रिलेटेड बात करते हैं, लेकिन इब्न खुल्दून ने इस चीज़ को थोड़ा सा वेस्टर्नाइज वे में भी बयान किया था। सेम इसी तरह अल फ़ाराबी जो है उसके जो पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं वो भी थोड़े वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों का इम्तिजाज है, ठीक है। तो इसीलिए दोनों थिंकर्स जो हैं, मतलब अगर वेस्टर्न की बात करें या ईस्टर्न की बात करें तो दोनों इसको बड़ी अच्छी नज़र से देखते हैं, अल फ़ाराबी और इब्न खुल्दून दोनों को। अच्छा जी, इसके बाद जो अल फ़ाराबी की सबसे अहम बात है वो ये है कि ये एरिस्टोटल के वर्क से ना ज़्यादा इंस्पायर था, ठीक है। जो एरिस्टोटल का पॉइंट ऑफ व्यू था अल फ़ाराबी उसको ज़्यादा जो है वो सपोर्ट करते हैं और उसी के फॉलोअर्स माने जाते हैं अल फ़ाराबी, ठीक है। तो ये एक्चुअली ज़्यादातर जो है वो एरिस्टोटल के काम को प्रेफर करते थे और एरिस्टोटल की जितनी किताबें लिखी गई हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स अल फ़ाराबी ने उन्हीं की एक्सप्लेनेशन भी दी है, ठीक है। तो देखिए आपको पता है जो एरिस्टोटल था वो एक मोनार्क रूल को ज़्यादा प्रेफर करता था, मतलब एक बादशाह हो और बादशाह बड़ा स्ट्रांग हो और उसका जो स्टेट के ऊपर होल्ड हो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो तो स्टेट ज़्यादा तरक्की करता है। जैसे आपने देखा होगा वो ऑर्गेनिक थिंकर्स में हमने बात की थी फर्स्ट लेक्चर में, जब आपको मैं बता रहा था वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स का, उसमें आपको मैंने कहा था कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक थिंकर्स हैं वो ये कहते हैं कि स्टेट ज़रूरी है, इंडिविजुअल इतने ज़रूरी नहीं है। स्टेट का होना सबसे ज़्यादा अहम पॉइंट है, इंडिविजुअल्स उसके बाद आते हैं। तो बिल्कुल यही बात जो है अल फ़ाराबी भी कहता है कि मुनार्क का रूल है वो बहुत ज़्यादा प्रेफर्ड है और बहुत ज़्यादा अच्छा रूल है, ठीक है। और इस मुनार्क को जो है वो किसका नाम देते हैं, बादशाह को रईसुल अव्वल का नाम देते हैं। याद रखें आप, अल फ़ाराबी की जब भी आप बात करें तो वो बादशाह को नाम देता है रईसुल अव्वल। और इंग्लिश में हम अगर बात करें तो वो कहता है कि ही इज़ द सोवरन, ठीक है। जैसे एरिस्टोटल कहता था कि एक सोवरन होता है, सोवरन की से मुराद उसकी जो थी वो रूलर जो होता है उसकी बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अल फ़ाराबी है वो कहता है कि जो रईसुल अव्वल होगा, जो बादशाह होगा या जो भी रूलर होगा किसी स्टेट का, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ठीक है। और वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या है, वो कहता है कि वो फिज़िकली फ़िट हो। फिज़िकली फ़िट का ये मतलब है कि देखें उसके अंदर कोई फिज़िकल अनफिट ऑर्गन ना हो, मतलब है उसकी नज़र कमज़ोर ना हो, ठीक है। अगर वो जंग में गया है, उसका कोई हाथ कट गया है, वो चीज़ ना हो, उसकी टांग टूटी ना हो, किसी किस्म का फिज़िकल डिफेक्ट उस रईसुल अव्वल में नहीं होना चाहिए। बड़ी अजीब सी बात दिखाई देती है, लेकिन अल फ़ाराबी इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि जो रूलर होगा या जो रईसुल अव्वल होगा उसमें किसी किस्म की वो फिज़िकली अनफिट ना हो, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट वो बताता है वो है विजडम, कि वो बहुत ज़्यादा वाइज हो। और ये सिर्फ अल फ़ाराबी नहीं बल्कि आपको पता है कि कोई भी स्टेट हो उसका जो रूलर होता है वो अगर वाइज रूलर होगा, अच्छा फैसला करने की सलाहियत उसमें होगी, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टेट को जो है वो रूल कर पाएगा, ठीक है। तो विजडम का होना किसी भी बादशाह के लिए बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है अल फ़ाराबी कहते हैं कि वो एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। अच्छा, साइकोलॉजिस्ट से मुराद नहीं है कि उसने साइकोलॉजी की जो है वो तालीम हासिल की हो, बल्कि यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट से मुराद ये है कि अगर उसके पास कोई भी मुकदमा लेकर आया जाए या किसी भी जगह पर वो जाता है, विज़िट करता है, तो वो लोगों के चेहरों को पहचानने की सलाहियत रखता हो थोड़ा बहुत, मतलब है कि कोई बंदा क्या बात करने वाला है, वो झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, ये चीज़ें उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होने चाहिए कि वो चेहरे की शनाख्त कर पाए। और अगर वो ये नहीं कर पाता तो अल फ़ाराबी कहता है कि रईसुल अव्वल जो है वो फिट नहीं है, उसको रूलर नहीं बनाया जा सकता, ठीक है।
दूसरी बात ये है कि उसके अंदर जो है वो रईसुल अव्वल के अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए उसमें गुड मेमोरी का होना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब कि जो बादशाह हो, जो रूलर हो, जो रईसुल अव्वल है, उसकी मेमोरी बहुत फास्ट हो, ठीक है। देखें, अगर उसकी मेमोरी अच्छी नहीं है, इसका ये मतलब है कि वो फिजिकल फिट नहीं है। इसीलिए गुड मेमोरी का होना भी बादशाह के लिए बड़ा ज़रूरी है। और जो उसके नेक्स्ट पॉइंट है वो है वेलर एंड ब्रेवरी। मतलब है कि वो शुजा हो, बहादुर हो, अगर कोई जंग हो, किसी भी किस्म की कोई फाइट हो, तो बादशाह जो हो वो लीड करने की काबिलियत रखता हो, वो ये सलाहियत उसमें मौजूद हो कि वो फ़ौज को जो है वो लीड कर सके। अगर लीड नहीं भी करता तो वो कम से कम उनका मोरल हाई कर सके, और ख़ुद बहादुर हो, ठीक है। अगर वो बहादुर होगा तो बहादुरी से फ़ैसला करने की उसमें सलाहियत होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है टॉलरेंस, बर्दाश्त की सलाहियत, ठीक है। ये सिर्फ रूलर के लिए नहीं, बादशाह के लिए नहीं, बल्कि आम इंसानों के लिए बड़ी ज़रूरी होती है, ठीक है। टॉलरेंस, बर्दाश्त का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अलफाराबी के नज़दीक रईसुल अव्वल में या रूलर में इस चीज़ का होना बहुत ज़्यादा लाजमी है, ठीक है। अब अगर आप इन सब पॉइंट्स को देखें तो जहन में एक बात आती है कि एक इंसान और उसमें इतनी ज़्यादा खूबियाँ और इतनी करेक्टरिस्टिक्स ये कैसे मुमकिन है, ठीक है। ये वाकई नामुमकिन बात है। लेकिन अगर इस तरह का कोई बंदा नहीं मिलता, ठीक है, और इतनी सारी सलाहियतें उस बंदे में मौजूद नहीं है, तो फिर क्या करता है अलफराबी, कहता है कि उस रईसुल अव्वल को आपने क्या करना है, असिस्ट करना है बाय दी हेल्प ऑफ अ सेकंड रईस, ठीक है। कहता है कि बादशाह का एक सेकंड रईस होना चाहिए, जो अगर रईसुल अव्वल में ये क्वालिटीज़ नहीं है, अगर हैं लेकिन उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए, तो फिर एक सेकंड रईस हो जो रईसुल अव्वल को असिस्ट कर सके, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट है अक्सर औकात पेपर में भी इसी हवाले से पूछा जाता है। आपको पता है CSS या PMS के पेपर में ऐसे कोई सवाल नहीं आता कि अलफराबी पे नोट लिखें। हमेशा उनकी जो है वो स्टेट थ्योरी या उसकी पॉलिटिकल थॉट्स क्या थी उसके हवाले से ना वो बात पूछी जाती है। तो अब हम बात करेंगे कि अलफराबी की स्टेट की क्या थ्योरी है, ठीक है। जैसे आपको मैंने पिछली स्लाइड में कहा कि अलफराबी जो है वो प्लेटो से बहुत ज़्यादा और अरिस्टोटल से बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस थे। तो लेकिन अगर स्टेट थ्योरी की बात करें, अल्फाराबी की जो स्टेट थ्योरी है वो मोस्टली प्लेटो के साथ जो है वो मिलती जुलती है, ठीक है। लेकिन उसमें उसने क्या किया हुआ, एक इस्लामिक टच दिया हुआ है। मतलब उसमें थोड़ी सी चीज़ें जो है वो इस्लाम की लाई हुई। आपको पता है मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर्स की बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिरी बात है ये एक ऐसे स्टेट के ऊपर इनकी थ्योरी लागू हो सकती है जो मुस्लिम स्टेट हो, ठीक है। तो और प्लेटो की क्या थ्योरी थी स्टेट के हवाले से, उसने कहा था कि आइडियल स्टेट होना चाहिए, ठीक है। कोई भी स्टेट हो उसको आइडियल होना चाहिए। और आइडियल स्टेट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी प्लेटो की, वो आप प्लेटो के लेक्चर में देख सकते हैं या खुद भी थोड़ा सा सर्च कर सकते हैं, क्योंकि मैं अगर यहाँ पर डिस्कस करना शुरू कर दूंगा तो लेक्चर जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए कुछ ना कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्लेटो की या अलफाराबी की स्टेट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं, ठीक है। दैट स्टेट शुड हैव, जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि इट मस्ट हैव एन एबल रूलर। आपको मैंने पहले कहा कि उसका जो रूलर है उसको बहुत ज़्यादा जो है वो काबिल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उस स्टेट के अंदर जस्टिस होनी चाहिए, अदल व इंसाफ होना चाहिए, ठीक है। ये तो वैसे भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ का ये मतलब है कि कानून से बढ़कर कुछ नहीं। आप ये बात बहुत ज़्यादा सुनते रहते हैं, रूल ऑफ लॉ मतलब कानून से बढ़कर कुछ नहीं। चाहे वो गरीब है, अमीर है, बड़ा है, छोटा है, किसी बड़े अहदे पर फाइज बंदा है, या कोई मजदूर तबके से ताल्लुक़ रखता है, जो कानून हो वो सब के लिए बराबर हो, ठीक है। तो ये उस आइडियल स्टेट की एक कैरेक्टरिस्टिक मानी जाती है। उसके बाद पब्लिक वेलफेयर, स्टेट के अंदर जो भी काम होता हो उसका मकसद ये हो कि वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया जाए, ठीक है। ये ना हो कि जो रूलर है या जो वहाँ पर वजीर हैं या जो भी बड़े बड़े अहदों पर फाइज हैं वो सब अपनी जेबें भरने के लिए काम करें और आवाम को कुछ ना दें। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। पब्लिक वेलफेयर के लिए स्टेट काम करे। उसके बाद एक्सटर्नल एंड इंटरनल पीस। एक्सटर्नल पीस का ये मतलब है कि वो अपने सरहदों का दिफा करने की सलाहियत रखते हो, ठीक है। और इंटरनल पीस का ये मतलब है कि लोगों की सिक्योरिटी, लोगों के अंदर जो है वो अमन व अमान, मतलब है कि जैसे आपको पता है इंतज़ामिया का जो किरदार होता है वो बड़ा स्टेबल होना चाहिए। बैरूनी और अंदरूनी अमन मुल्क में होना जो है वो ज़रूरी है। आपको पता है अगर बैरूनी अमन होगा, आपके बॉर्डर्स जो हैं वो सिक्योर होंगे, ठीक है, तो लोग जो है इंटरनली पीसफुल अपना वो महसूस करेंगे। इसीलिए एक्सटर्नल और इंटरनल पीस किसी भी स्टेट के लिए होना जो है वो बड़ा ज़रूरी है।
उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट बताता है वो है एंड ऑफ जेलिसी, ग्रीड एंड नैरो माइंडनेस। अच्छा जी, ये तो बड़ी आम सी बात है कि लोगों के अंदर जेलिसी ना हो, लालच ना हो, नैरो माइंडनेस ना हो, ठीक है, इस तरह का एक स्टेट हो। इसके बाद है स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी। स्टेट के अंदर अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है, ठीक है। अगर कोई भी स्टेट है या उसका रूलर है या उसके बड़े बड़े अहदेदार हैं, अगर वो अकाउंटेबल नहीं है तो इसका मतलब है कि वो स्टेट कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। जैसे रूल ऑफ लॉ के बारे में आपको मैंने कहा कि अमीर और गरीब, बड़े या छोटे, सबके लिए कानून एक जैसा हो, बिल्कुल इसी तरह सबके लिए अकाउंटेबिलिटी भी एक जैसी हो। ऐसा ना हो कि जो बहुत बड़ा अफसर है या जो रूलर बजाते खुद है वो अकाउंटेबल ना हो। अल्फाराबी कहता है कि वो भी अकाउंटेबल हो, ठीक है, उसकी भी मतलब उसका भी एहतसाब किया जा सके, ठीक है, ये बड़ी ज़रूरी बात वो बताते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो ये कहता है कि आपको पता होगा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स हमने पढ़ा है, जो हॉब्स, लॉक्स और रूसो है, उनके बारे में हमने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह का कंसेप्ट जो है वो अल्फाराबी भी देता है। अच्छा, ये याद रखें कि अल्फाराबी का दौर जो है ये बहुत पुराना था, ठीक है, और ये लॉक, रूसो वगैरह जो अभी अभी के मतलब है कुछ चंद सदियाँ पहले की बात वो करते हैं, ठीक है। जो लॉक्स, हॉब्स और रूसो हैं, उनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी अभी इतनी वो पुरानी नहीं है, लेकिन अल्फाराबी का जो दौर था वो बहुत पुराना था। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हॉब्स की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो बाद में आई थी, लेकिन इसकी बुनियाद जो थी वो अल्फाराबी ने रखी थी। चलें इसके बारे में बात करते हैं कि उसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहती क्या है। तो अल्फाराबी जो था उसका जो इस्लामिक पीरियड था, या वो जिस दौर में अल्फाराबी था, पैदा हुआ था, ठीक है, या जो उसका दौर था, उसका जो ज़माना था, वो टाइम जो था ना इस्लामिक पीरियड का सबसे मतलब आप समझ लें कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर डिस्टरबेंस थी, ठीक है, लोगों के अंदर फसाद था, झगड़े होते थे सब लोग। तो जैसे आपको पता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हॉब्स की ये कहती है कि इंसान जो थे वो हमेशा से झगड़ालू थे, सही है, बिल्कुल यही बात जो है वो अल्फाराबी भी कहता है, ठीक है। वो कहता है कि मैन आर quarrelsome एंड वॉरियर बाई नेचर, बट ही स्टार्टेड टू वर्क इन कोऑपरेशन विद अदर्स टू गेट द नीड्स ऑफ हिज लाइफ। कहता है इंसान जो था वो शुरू से ही झगड़ालू था, ठीक है, शरपसंद था, लेकिन उसने क्या किया, उसने कोऑपरेशन में काम करना शुरू कर दिया दूसरे लोगों के साथ। और ये उसने ऐसा क्यों किया आपको पता है, देखें, अगर एक माशरे में इंसान रहता है तो उस माशरे में रहने के लिए ये ज़रूरी है कि वो बाकियों से कोऑपरेशन करे, ठीक है, बाकी लोगों से मेल जोल रखे। अकेला कोई भी इंसान किसी भी माशरे में रह नहीं सकता, और इंसानों के लिए ज़रूरी है कि अगर इस दुनिया में रहना है, ठीक है, तो वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। अकेले रहने का ये मतलब है, देखें, अगर वो शिकार पे जाता है, ठीक है, अगर वो किसी जानवर का शिकार करता है और जानवर बड़ा है, ठीक है, तो वो उसको खा सकता है, उस पर हमला कर सकता है। तो करता क्या है, तीन चार दोस्त मिल के जाते हैं और जानवर का शिकार कर लेते हैं, ठीक है। तो वो जब जानवर का शिकार करेंगे, उनसे जो गोश्त आएगा वो सब मिलकर खा लेंगे। इसका यही मतलब है कि कोई भी इंसान इस दुनिया में अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता। बिल्कुल यही बात अल्फाराबी कहता है, कहते हैं कि इंसानों ने फिर कोऑपरेशन किया, ठीक है, और अपने सर्वाइवल के लिए उसने क्या किया, ही सरेंडर्ड सम ऑफ हिज राइट्स। आपको पता है ना कि इंसान अगर पाँच छः लोग मिलेंगे तो वो सब मिलकर आपस में मशवरा करके कोई फैसला करेंगे। ये नहीं हो सकता कि एक बंदा अपनी बात मनवाए और बाकी सबको वो रिजेक्ट करे, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए वो कहता है कि वो अपने जो कुछ राइट्स हैं वो सरेंडर कर देता है, लेकिन सरेंडर करता है बट नॉट फोर्सिबली, बट बाय स्वीट विल। वो ऐसा काम करता है लेकिन किसी जोर ज़बरदस्ती या दबाव के तहत नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से कुछ जो राइट्स हैं वो सरेंडर कर लेता है माशरे में रहने के लिए। ये उसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है। वो कहता है इंसान जो है वो आपस में मिलते हैं, सोशली मिलते हैं, और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट किसको जन्म देती है, स्टेट को जन्म देती है, ठीक है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है जी। अच्छा, फिर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो ये जो थी ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी, ये स्टेट थ्योरी थी अल्फाराबी की। आई होप आपको इसकी बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आई किसी चीज़ की तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए अल्फाराबी का लेक्चर इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह किसी और मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर की बात करेंगे, होपफुली अल-मावर्दी की बात हम करेंगे। आपसे यही एक दरख्वास्त है कि अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे आप उन्हें भी देख लें ताकि आपको चीज़ों की समझ आ सके, और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।